हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारांश। आज का जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, स्पेशली पीटी के एग्जाम्स की अगर बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और मेंस में भी आंसर राइटिंग में आप इसके जो आर्टिकल्स हैं इसको आप कोट कर सकते हैं काफ़ी जगह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरफ। देखिए, ये जो भारत का संविधान है इसमें ये चौथे पार्ट में है, ये यानी फोर्थ पार्ट में है ये। और इसमें टोटल 16 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये बहुत बेसिक्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 4 और आर्टिकल 36 टू 51, यानी टोटल 16 आर्टिकल्स है इसके अंतर्गत। और जो हमारे संविधान में जो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डालने का जो आइडिया था, ये लिया गया था आयरलैंड के संविधान से, जो 1937 का आयरलैंड का संविधान था, उससे ये इंस्पायर्ड था या इससे प्रेरित था। और मजे की बात यह है कि आयरलैंड ने इसे कॉपी किया था स्पेन के संविधान से। ठीक है, खैर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रोविजन है, ये प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे है भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें एक चैप्टर था अनुदेश पत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए, ये इशू किया गया था ताकि तब की जो ब्रिटिश सरकार है वो उनके जो गवर्नर और गवर्नर जनरल भारत में नियुक्त थे उनको निर्देश देने के लिए। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसकी जो है बहुत हद तक समानताएं हैं उस वक्त के जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, यानी अनुदेश पत्र, उससे हमारी डीपीएसपी बहुत हद तक सिमिलर है, समान है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे ही आती है तो उसको ध्यान रखना है, दोनों ही याद रखना है आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन या अनुदेश पत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने कि संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, साथ साथ ये प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे। इन्होंने डीपीएसपी के प्रोविजन को नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया है, यानी नवीन विशेषताएं वाला बताया है। इसको कहीं कहीं अद्वितीय लिखा गया है, यूनिक, यानी कि, तो इसको ध्यान रखना है आपको। नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या नवीन विशेषताएं या अद्वितीय विशेषताएं वाला जो है डीपीएसपी को किसने बताया है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये नाम याद रखना है आपको। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान रखना है आपको, ग्रेविल ऑस्टिन। आपने इससे फंडामेंटल राइट के चैप्टर में भी इनका नाम सुना होगा। तो इन्होंने क्या है कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के जो प्रोविजन है, इसको भारतीय संविधान का कॉन्साइंस बताया है, कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं कहीं कॉन्साइंस का हिंदी में विवेक के रूप में यूज किया गया है, कहीं कहीं अंतर आत्मा भी कहा गया है। अगर दोनों ही क्वेश्चन आते हैं आप तो उनका नाम आप जरूर से याद रखिए, आप, ग्रेविल ऑस्टिन ने ये कहा था। ठीक है, आगे है कि जो डीपीएसपी के जो प्रोविजन है ये एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखता है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट है इसके अंदर का। इसका मतलब ये है कि जो भारत के नागरिक होंगे उनकी जो भलाई की जिम्मेदारी रहेगी वो सरकार के पास रहेगी, यानी कि एक ऐसी सरकार के निर्माण की कोशिश करता है, यानी एक ऐसी राज्य के निर्माण की कोशिश करता है जो लोगों की भलाई के बारे में सोचे। इसका मतलब देखो, सिंपल एग्जांपल से समझ रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रही है, सब्सिडी चल रही है, आवास योजनाएं देख रहे हैं आप, बहुत सारी चल रही हैं फिलहाल। तो वो इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही लागू किए जाते हैं ताकि लोगों का जो पिछड़े वर्ग है उनकी भलाई का काम किया जा सके। तो ये एक तरह से याद रखना है आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखता है डीपीएसपी, जो है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि जो मौलिक अधिकार के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो अधिकार जो दिए गए हैं जनता को, वो मेनली राजनीतिक अधिकार के बारे में बात करता है, यानी पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है। वहां पे कहीं भी आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की बात नहीं की गई है। तो इन विषयों को, यानी कि आर्थिक और सामाजिक विषयों को छोड़ के सिर्फ पॉलिटिकल अधिकार देके कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए इन दोनों विषयों को इस चैप्टर में डाला गया ताकि हमारे संविधान की जो जो एम है, एक तरह से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वो पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीपीएसपी जो है हमारा वो 3 सिद्धांतों पे आधारित है, मेनली कहा जाए तो। सोशलिस्ट पहला, यानी कि समाजवाद, गांधीवाद, गांधीयन है, या उदारवादी बुद्धिजीवी, लिबरल इंटेलेक्चुअल विचारधारा पे। तो हम ये तीनों विचारधारा देखते हैं। देखिए, समाजवाद की जो फिलॉसफी है वो बेस्ड है सामाजिक और आर्थिक न्याय पे। इसको अगर सिंपल शब्दों में मैं बताऊं आपको, तो समाजवाद का मतलब होता है सबको समान अवसर देना और समाज में जितनी जो असमानताएं हैं उसको दूर करना। तो सिंपल से आप देखें, जो असमानताएं हैं उसको कम करना, जो लाइवलीहुड है यानी जीवनता है, यानी ताकि सबको एक बेहतर जीवन स्तर मिल सके, उसकी व्यवस्था करना है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन यानी कि पुरुष और महिला अगर समान कार्य कर रही है तो दोनों को
समान वेतन देने की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक न्याय है, न्याय की व्यवस्था सबके लिए करनी इसके अंतर्गत आती है। तो देखिए इसी तरह आर्टिकल्स इसमें जो है, ये सारे आर्टिकल्स जो है इन सोच को प्रदर्शित करते हैं, तो उसको ध्यान रखना है आपको। देखिए 38 जो आर्टिकल है वो असमानता के बारे में बात करता है, यानी समाज में जितनी असमानताएं हैं उसको दूर करने की बात करता है। 39 जो है वो बात करती है कि जो पुरुष और महिला हैं उनको अगर सेम काम समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन होनी चाहिए उनको। उसी तरह आर्टिकल 43 है, कुटीर उद्योग के बारे में बात करता है, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात करता है। आर्टिकल 47 है, वो सबके लिए स्वास्थ्य के बारे में बात करता है। तो इस तरह से ये सोच को प्रदर्शित करती है ये आर्टिकल्स। ठीक है, तो बाकी सारे आर्टिकल्स को हम डिटेल से चर्चा करेंगे अगले पार्ट इसके 2 में। तो अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है सोशल फिलॉसफी जो है वो क्या है, समाजवाद क्या है, ठीक है, और कौन कौन से आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। आगे है गांधीयन विचारधारा यानी गांधीवादी विचारधारा। ये ऐसी विचारधारा है जिसका महात्मा गांधी ने पालन किया था जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रही थी। ठीक है, तो इन विचारों पे ही बेस्ड कुछ प्रावधान हमारे संविधान में डाले गए हैं जो इन आर्टिकल्स में लिखे हैं। ठीक है, देखो महात्मा गांधी हमेशा क्या है, स्थानीय शासन पे बल देते थे, कमजोर वर्गों की शिक्षा पर उन्होंने बहुत बल दिया। देखो इसमें इसमें ग्राम पंचायत जोड़े गए हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग है, या कमजोर वर्गों की शिक्षा की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आती है। जहरीले पे गांधी जी हमेशा जो है शराब या फिर सिगरेट जैसे नशीले पदार्थों का हमेशा विरोध में रहे थे। गाय के वध पे भी उनका बहुत कड़ा प्रतिरोध कड़ा विरोध था। तो इन सभी चीजों को इन आर्टिकल्स में जोड़ा गया है। तो ये सभी चीजें जो है ये गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। देखिए आर्टिकल 40 के अंदर जो है ग्राम पंचायत की बात की गई है, 43 के अंदर कुटीर उद्योग की बात की गई है, 47 जो है जहरीले पेय पदार्थों पे निषेध यानी कि प्रतिबंध लगाने की बात की है, और 48 जो है 48 ये नहीं है 48 जो है 48 जो है आर्टिकल्स ये बात करती है जो हमारे जो है अभी जो काऊ के स्लॉटर हैं यानी कि जानवर हैं उनकी सुरक्षा की बात करती है। ठीक है, उन पे प्रतिबंध लगाने की बात करती है। अगला है उदारवादी बुद्धिजीवी विचारधारा, जिसको एक तरह से कहा जाता है मॉडर्न विचारधारा भी कहा जाता है कहीं कहीं। ये एक लिबरल थॉट को दर्शाता है, यानी कि उदारवादी जो विचारधारा है उसको दर्शाता है। उसके अंदर जो है देखिए कुछ कुछ प्रावधान डाले गए हैं, जैसे कि नागरिक संहिता। अभी आपको पता है कि जो हिंदू कोड बिल है, मुस्लिम कोड बिल है, दोनों अलग अलग है, यानी कि कानून दोनों के लिए दोनों वर्गों के लिए अलग अलग है। तो ये इसका विरोध करती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को प्रमोट करती है। कृषि और पशुपालन को प्रमोट करती है, वनों और वन्य जीवों को संरक्षण की बात करती है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। ठीक है, इसके अंदर ये सारे जो अनुच्छेद हैं ये दिए हुए हैं, इसको ध्यान रखिए आप। देखिए हमारे जो डीपीएसपी में जो है उन कुछ प्रावधानों में जो बार बार संशोधन किए गए हैं समय समय के साथ, उसमें देखिए ये 4 जो है संशोधन जो है ये हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जो पहला संशोधन किया गया था वो 42 में संशोधन था 1976 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ही पता होगा, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस लाए गए थे हमारे संविधान में, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो इसमें जो है हमारे डीपीएसपी में जो है टोटल 4 प्रावधान को ऐड किए गए थे। इसमें आर्टिकल 39 है, इसमें आपको पता है कि जो बच्चों हैं उसको बेहतर विकास के बारे में बात की गई है। 39E में जो है वो सबको एक तरह से कहा जाए तो समान न्याय की व्यवस्था करने के बारे में बात की गई है। 43 में जो वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स होते हैं, उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन देने की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 48 में जो है वो हमारे जो एनवायरनमेंट है, वातावरण और जंगली जीवों को संरक्षण की बात की गई है। उसी तरह 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 का, इसमें आर्टिकल 38 जोड़ी गई है। आर्टिकल 38 में क्या है, जो हमारे समाज में इनइक्वलिटीज है, असमानताएं हैं, चाहे वो अवसर का हो, चाहे आय का हो, या फिर स्टेटस का हो, उन सारी असमानताओं को दूर करने की कोशिश की गई है इस आर्टिकल के द्वारा। 97वां संशोधन जो था संविधान का 2011 में हुई थी ये, और इसमें जोड़ा गया था 43B आर्टिकल। इसके अंतर्गत जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेहतर मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है ताकि उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, उसी तरह 46वां संविधान संशोधन जो है 2002 में जोड़ा गया था, इसमें आर्टिकल 45 ऐड की गई है। इसके अंदर क्या है कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको एक तरह से फ्री एजुकेशन यानी फ्री शिक्षा देने के बारे में बात की गई है, तो उसको भी ध्यान रखना है। इसी तरह आपको पता होगा 21A, आर्टिकल 21A जो है इसी में जोड़ा गया है। इसमें जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के बारे में बात की गई है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 45 जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात करता है, और 21A 6 से 14 वर्ष, एक फंडामेंटल राइट है और एक डीपीएसपी। अब हम बढ़ते हैं डीपीएसपी के मेन चैप्टर पे। इसके अंतर्गत जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36, अनुच्छेद 36। देखिए अनुच्छेद 36 जो है राज्य की डेफिनेशन देता है, स्टेट के बारे में बताता है। स्टेट क्या है,
इसके अंतर्गत क्लियरली लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 12 जो कि फंडामेंटल राइट में स्टेट की डेफिनेशन देता है, उसके तहत ही राज्य की परिभाषा दोनों के में जो है समान अर्थ है, यानी कि सेम डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में है, जो पार्ट 3 में दिए हुए हैं, उसी तरह पार्ट 4 में भी जो डेफिनेशन होगा वो भी समान होगा। ये क्लियरली मेंशन है, यानी कि स्टेट का डेफिनेशन दोनों ही फंडामेंटल राइट और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, दोनों के लिए सेम होंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल 12 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 12 ये कहता है कि भारत सरकार की जो संसद है, यानी कि आप देखते हैं राज्यसभा, लोकसभा, राज्य सरकार की विधायिका, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हमारे राज्य में, उनका स्थानीय निकाय यानी पंचायती राज निकाय जो है वो सारी, पीएसयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, एलआईसी हो गई, उसी तरह एलआईसी हैं, जो एनटीपीसी हैं, आईओसीएल, ये सारी की सारी पीएसयू में आती हैं। और कुछ ऐसी प्राइवेट बॉडी जो सरकार के लिए काम कर रही हो, वो सारी स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत आती हैं। यानी कि कहीं भी स्टेट की चर्चा होगी इस पार्ट में, तो स्टेट का मतलब ये सारा जो हमने डिस्कस किया, ये सारी चीजें स्टेट के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो इन्हें पहले ने स्टेट का डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो जाती है। आर्टिकल 37 जो इसका अगला आर्टिकल है, ये कहता है कि मौलिक जो डीपीएसपी में जो प्रावधान दिए हुए हैं वो क्या है। देखो सीधा सीधा क्या कह रहा है, इन सिद्धांतों को किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये जस्टिसेबल नहीं है, यानी गैर न्यायोचित है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन होता है 37 के द्वारा। हालांकि ये सिद्धांत शासन में मौलिक हैं, इसलिए कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना सरकार का कर्तव्य होगा। ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। हमने पहले ही बता दिया कि ये जो सिद्धांत है, ये एक तरह से कहा जाए तो सरकार को एक तरह से गाइड करती है, सरकार को दिशा निर्देश करती है कि आपको किस तरफ जाना है। इन्होंने पहले ही कर लिया कि हम एक कल्याणकारी राज्य की तरफ की तरफ भारत अग्रसर होना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए सरकार को ये गाइड करती है कि इनके जो प्रावधान है, डीपीएसपी के जो प्रावधान है, उसके बेस पे सरकार कानून बनाए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि सरकार की ये जिम्मेदारी होगी, नैतिक जिम्मेदारी होगी कि ये जो डीपीएसपी के जो प्रावधान है उसको मूल मान के उसके बेस पे सरकार कानून बनाए। ठीक है, ताकि कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है डीपीएसपी की, उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो बेसिक्स हैं डीपीएसपी के, ये सारे हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद अगला पार्ट 2 में जो इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके बारे में जानेंगे, उसको डिटेल से चर्चा करेंगे वहां पे हम। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।